औरंगाबाद आने के बाद मैंने यहाँ पर प्लॉटिंग शुरू की। प्लॉटिंग से कुछ लोगों से ताल्लुकात हुए मेरे, और उसका एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये हुआ कि जो मेरी थोड़ी बहुत बम्बई की पहचान यहाँ पर थी, उससे लोगों को ये इल्म हुआ कि कोई बम्बई का आदमी, उस वक्त अगर बम्बई से कोई आदमी यहाँ आता था तो उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस हुआ करती थी, और ख़ास तौर पर कारोबारी लिहाज से अगर कोई आए तो उसको एक अलग अहमियत की नज़रों से देखा जाता था। तो कई लोगों से ताल्लुकात उस बहाने मेरे हुए। कई जो जगह मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देख सकता था वो उस प्लॉटिंग के दौर में मैंने देखी। इलाकों से वाकफियत हुई, महलों से वाकफियत हुई, लोगों से ताल्लुकात हुए, और ये मामला बढ़ते बढ़ते फिर मैंने सोचा कि अब ये चूँकि ताल्लुकात थोड़े हमारे डेवलप हो गए थे, और उसके बाद मैंने कॉरपोरेशन में BNC से PWD जिसे कहा जाता है उससे गुत्तेदार का लाइसेंस भी बनवाया, और BNC अपने कॉरपोरेशन के कुछ काम लेकर शुरू किए। कई काम भी मैंने यहाँ पर किए। उसकी वजह से लोगों से और ताल्लुकात हुए। मुझको क्या था कि भाई मैंने बताया कि मुझको शहर के कुछ भी नहीं पता, लोग भी नहीं पता थे, महल्ले भी नहीं पता थे, गलियां भी नहीं पता थी। तो इस तरह से कांटेक्ट जब तक इंसान का डेवलप नहीं होगा, लेकिन एक बात जहन में जरूर थी कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों अखबार अपने को यहाँ से शुरू करना है। बचपन से ताल्लुक हिंदुस्तान से ही रहा, तो हिंदुस्तान का ही दिमाग में था, करेंगे अल्लाह अगर हालात बनाएगा आगे। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बीच में एक ऑफर उसी वक्त यहाँ पर हमारे सामने आया मुकामी सतह से कि यहाँ अखबार शुरू होना चाहिए, और उस वक्त जहाँ तक मुझे याद है कि सिर्फ एक अखबार यहाँ से शाये होता था, बाकी जो तमाम उर्दू अखबारात थे वो बंद हो गए थे। अच्छे अच्छे नामचीन अखबार थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो मौकूफ हो गए, बंद हो गए। तो हमने सरफराज भाई से बात की कि भाई मैं तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन फील्ड और प्लॉटिंग वगैरह में हूँ, लेकिन ये फलां साहब का एक ऑफर है, तो हिंदुस्तान यहाँ से आप शुरू कीजिए, ये जिम्मेदारी लेने तैयार है। तो सरफराज भाई ने कहा कि अगर आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे तो मुझको आप पे भरोसा है, मैं आपको देने तैयार हूँ टाइटल, बाकी किसी के लिए मैं टाइटल नहीं दूँ। फिर वही बात हुई कि भाई अल्लाह ने शायद कुछ अच्छा काम हमसे लेना होगा या सहाफत की खिदमत यहाँ लेना होगी, अल्लाह को जो मंजूर है वही होता है। हिंदुस्तान की एडिटर की माला जो है वो फिर हमारे गले में आ गई, और हिंदुस्तान की शुरुआत यहाँ से हुई। 2002 में एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हमने अखबार शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से। दफ्तर के इफ्तिताह भी कोई इस तरह बड़ी धूम धड़ाके से नहीं हुआ था, लेकिन मुझे याद है कि उस वक्त सिर्फ चंद लोग को मालूम हुआ था। तो यहाँ पर चूँकि बुड्डी लेन में हमारा पहला दफ्तर था, तो मरहूम अब्दुल अजीम साहब को जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान यहाँ से शुरू हो रहा है, ये दफ्तर है, तो वो उस वक्त वहाँ मौजूद आ गए थे, और उन्होंने बड़ी ढारस बंधाई कि नहीं आप बिल्कुल, और आप यकीन जानिए कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई, कई ऐसे लोग जो साथ जुड़ते गए और ये कारवां बढ़ता गया। हम तेरे प्यार का शिकवा ना गिला करते हैं, जुल्म सहते हैं और शुक्र खुदा करते हैं। जुल्म सहते हैं और शुक्र खुदा करते हैं। एक हम हैं जो जमाने से वफा करते हैं, लोग ऐसे हैं जो मिल मिल के दगा करते हैं। दगा देते हैं, सुभान अल्लाह।
कि खामोशियां नहीं, हमें इजहार चाहिए। खामोशियां आप सबकी भी, इनकी नहीं अकेले, कि खामोशियां नहीं, हमें इजहार चाहिए। खामोशियां जो दिल में है वो लबों पे करार चाहिए। दौलत की तलब है न तो शोहरत की भूख है, हम वो लोग हैं जिनको फकत प्यार चाहिए। लेकिन आसान मुश्किलें हुई, हल छोड़ रहा हूं। मैं जरा महफिल की तवज्जो चाहूंगा भाई। देखिए, आर्टिस्ट को गवाया जाता है, आर्टिस्ट गाता नहीं। आप जरा दाद देते रहिए तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आप लोग समझ रहे हैं, वरना मुझे लग रहा है कि मैं इंग्लिश में कव्वाली गा रहा हूं। आसान मुश्किलें हुई, हल छोड़ रहा हूं। कागज पे लिख के मैं भी गजल छोड़ रहा हूं। उसने कहा था चल किसी कुटिया में रहेंगे, मैं उसके लिए ताजमहल छोड़ रहा हूं। ऐसे हाजी ऐसे बेशर्म आशिक है ये आज के, ऐसे बेशर्म आशिक है ये आज के, ऐसे बेशर्म आशिक है ये आज के। अजी ऐसे बेशर्म आशिक है ये आज के, इनको अपना बनाना ऐसे बेशर्म आशिक है ये आज के, इनको अपना बनाना गजब है। बेशर्म आशिक है ये आज के। अजी धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, जी धीरे धीरे कलाई लगे थामने। धीरे धीरे कलाई लगे थामने, धीरे धीरे कलाई लगे थामने। अजी धीरे धीरे कलाई लगे थामने, इनको उंगली थमाना गजब हो गया। धीरे धीरे कलाई लगे थामने, इनको उंगली थमाना गजब हो गया। धीरे धीरे कलाई लगे थामने, अजी धीरे धीरे कलाई लगे थामने। हाँ भाई, हमारी तरफ कौन है, जरा हाथ उठाएं। जो घर में सिल पे मसाला तलक न पीस सके, उन्हें ये नाज हमें खाक में मिलाएंगे। लेकिन हमको इन हसीनों से गम मिले निशानी में, हमको कव्वाली के अंदर कव्वाली सुनाऊंगा इंशाल्लाह। हमको इन हसीनों से, देखिए और भी हसीन बैठी, मेरा आप लोगों से नहीं कहना है, सिर्फ इनसे कहना है। हमको इन हसीनों से गम मिले निशानी में, चोट खाई बचपन में और दर्द उठा जवानी में। चोट खाई बचपन में, दर्द उठा जवानी में। तुम नजर की बस्ती में जाने कब से रहते हो, तुम नजर की बस्ती में जाने कब से रहते हो।
एक बार आ जाओ इस दिल की राजधानी में, तो जो घर में सिल पे मसाला तलक न पीस सके, उन्हें ये नाज हमें खाक में मिलाएंगे। कलाई देखो तो कलाई देखो तो चूड़ी का बोझ सह न सके, फिर उस पे दावा के तलवार हम उठाएंगे। फरेब व मक्र में इनका नहीं कोई सानी, ये जिसको डस ले वो मांगे न उम्र भर पानी। बड़ा अजीब है, अजीबो गरीब है, बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी महफिल का। बुलाया जाता है, इज्जत बढ़ाई जाती है। बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी महफिल का, बुलाया जाता है, इज्जत बढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद वही कत्ल करके आशिकों बड़ी ही धूम से मैयत उठाई जाती है। अरे खता हमारी है और खता तुम्हारी है, जो हमने इनसे प्यार किया, बुरा किया जो हसीनों पे एतबार किया। अरे भूल हमसे हुई इनके आशिक बने, भूल हमसे हुई इनके आशिक बने, भूल हमसे हुई इनके आशिक बने। अरे पास इनको बुलाना गजब हो गया, भूल हमसे हुई इनके आशिक बने, पास इनको बुलाना गजब हो गया। ठोकरों में थे जब तक तो सीधे थे ये, ठोकरों में थे जब तक तो सीधे थे। अरे ठोकरों में थे जब तक तो सीधे थे ये, इनको सर पे बिठाना गजब हो गया। ठोकरों में थे जब तक तो सीधे थे, इनको सर पे बिठाना गजब हो गया। ठोकरों में थे जब तक तो सीधे थे ये। हम औरतों को नजर से उतारने वालों, खबर भी है तुम्हें शेखी बधारने वालों, कि इस जमीन पे पुतली भी एक औरत है, कि जिसमें मर्द को ललकारने की हिम्मत है। मैं भी कव्वाली दो सुनाऊंगी कि बिछड़ के हमसे खुश रहो तो जाओ, बिछड़ के हमसे खुश रहो तो जाओ, अकेलेपन में आसाइश बहुत है, और ताल्लुक याद आ जाए तो आना, हमारे दिल में गुंजाइश बहुत है। कैसे कि पहन के सर पे दिलेरी का ताज बैठी है, जो घर में थी वो सिंहासन पे आज बैठी है। जो सर से दिलेरी का ताज बैठी है, जो घर में थी वो आज सिंहासन पे आज बैठी है। अगरचे फूल है, फूल का एक हार है यही औरत, जो जिद पे आ जाए तो तलवार है यही औरत। ये पुतली बन के जमाने को मोड़ सकती है, उठे तो मर्द का पंजा मरोड़ सकती है। अरे तेरी हिम्मत पे, अरे तेरी हिम्मत पे पुतली हमें नाज है, तेरी हिम्मत पे पुतली हमें नाज है, तेरी हिम्मत पे पुतली हमें नाज है। औरत है ना इसलिए, बाकी सब मर्द पता मुझे। अरे तेरी हिम्मत पे पुतली हमें नाज है, अरे तेरा मैदान में आना गजब हो गया। तेरी हिम्मत पे पुतली हमें नाज है, तेरा मैदान में आना गजब हो गया। पुतली हमें नाज है, अरे तेरा
पुतली हमें नाज है। तेरी हिम्मत पे पुतली हमें नाज है। हुस्न वालों की तो हर गांव पे जीत होती है। भाई जरा तवज्जो दें, हुस्न वालों की तो हर गांव पे जीत होती है। तो हुस्न वालों से कहो फौज में भर्ती हो जाए। नहीं हो सकते, क्योंकि तोप के मुंह को मैंने मोड़ा है। क्यों, ये मर्दान वाली बात है कि नहीं? तोप के मुंह को मैंने मोड़ा है, हर घमंडी के सर को फोड़ा है। ऐसी कलियों पे क्या नजर डालूं, मैंने फूलों का रस निचोड़ा है। हाँ जी, देखो आवाज आ रही है कि जुदाई का कोई एहसास अब जिंदा नहीं लगता, मगर मैं भूल जाऊंगी इसे ऐसा नहीं लगता। मुझे इससे मोहब्बत तो नहीं है, मगर फिर भी जाने क्यों इसे देखूं किसी के साथ तो अच्छा नहीं लगता। इसे देखूं किसी के साथ तो इनको अच्छा नहीं लगता। अभी आपने सुना, सिर्फ इनको अच्छा नहीं लगता, बाकी सबको अच्छा लगता है। लेकिन करम है उसका कोई बद्दुआ नहीं लगती। करम है उसका कोई बद्दुआ नहीं लगती। मेरा चिराग जले तो हवा नहीं लगती। मेरा चिराग जले तो हवा नहीं लगती। अरे किसी से प्यार करो और तजुर्बा कर लो दोस्तों, ये रोग ऐसा है जिसमें दवा नहीं लगती। एक दिन बोले फरिश्ते, एक दिन बोले फरिश्ते, करके ये दुनिया की सैर, या खुदा दुनिया तेरी सूनी है औरत के बगैर। उठ पड़े हिकमत दिखाने के लिए कुदरत के हाथ। सोच ली मौला ने, फिर सोच ली मौला ने औरत को जन्म देने की बात। इस तरह मालिक ने की कारीगरी की इब्तिदा। चांद से मांगा उजाला, नूर सूरज से लिया, रूप सैयारों से मांगा, रंग ऊषा से लिया, पंखली से ली नजाकत और गलियों से अदा। शाम से गाजा लिया और सुबह से, शाम से काजल लिया और सुबह से गाजा लिया। आपका असर मुझ में भी आ गया। शाम से काजल लिया और सुबह से गाजा लिया, बिजलियों से कहर मांगा, आग से गुस्सा लिया। हौसला चट्टान से, हौसला हौसला चट्टान से और दर्द पंछी से लिया। आसमां से जुल्म मांगा, सब्र धरती से लिया। शाख से अंगड़ाइयां, झरनों से इठला ना लिया। बुलबुले से नाजुकी, नदी से बल खाना लिया। आईने से हैरते, तस्वीर से खामोशियां, लहर से अटखेलियां मांगी, पवन से शोखियां। आंख ली हिरनी से और शबनम से आंसू ले लिया। बदलियों से जुल्म मांगा, बदलियों से जुल्म, नजारों से जादू ले लिया। लाजवंती से शर्म, ये यूसुफ आजाद का अंदाज है। अच्छा साहब, सदा से यही होता आया है कि मर्द कमाए औरत खाए। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हमारे भाइयों ने हमको डुबोया है। लाजवंती से शर्म और रात रानी से हया। आबरू मोती से ली, सूरजमुखी से ली वफा। जहर नागन से लिया, जहर, हाँ दे दो जहर, जहर दे दो, हाँ दे दो जहर इनको। हर नया आशिक नई लेकर कहानी आ गया।
जो थे बूढ़े इनमें भी जोशे जवानी आ गया। हर नया, हाँ वंस मोर, बिल्कुल वंस मोर होगा क्योंकि शेर ही ऐसा है। हर नया आशिक, हाँ हजरत तवज्जो, ये शेर स्पेशली आपके लिए। हर नया आशिक नई लेकर कहानी आ गया, जो थे बूढ़े उनमें भी जोशे जवानी आ गया। उनके गालों को जो मैंने मिसले रसगुल्ला कहा तो अहले शुगर के भी देखो मुंह में पानी आ गया। लेकिन तलवार पुरानी है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। और बूढ़े तो हो गए हैं मगर ठाट वही है। तो मैं कह रहा था, जहर नागन से लिया और सांप से डसना लिया, काटना बिच्छू से मांगा, तीर से चुबड़ा लिया, लोमड़ी से मांग ली ताउम्र की मक्कारियां, मक्खियों से शोर और मच्छर से ली अय्यारियां। इतनी चीजें जमा होकर लगी मौला के हाथ, और इन सबको मिलाया जब खुदा ने एक साथ, तब कहीं जाकर बड़ी मेहनत से एक मूरत बनी। दिल नशी पैकर बना और दिलरुबा सूरत बनी। तो देखकर अपनी कलाकारी को मौला हंस पड़ा और उसी अनमोल शय का नाम औरत रख दिया। रख चुका जब नाम तो उसके बाद यूं कहने लगा, अरे मैं बना कर तुझे खुद परेशान हूँ, बना कर तुझे खुद परेशान हूँ, और मैं बना कर तुझे खुद परेशान हूँ। अरे इसको दुनिया में लाना कसम हो गया, मैं बना कर तुझे खुद परेशान हूँ, इसको दुनिया में लाना अरे कसम हो गया, बना कर तुझे खुद परेशान हूँ, इसको दुनिया में लाना कसम हो गया, बना कर तुझे खुद परेशान हूँ। मकान में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, इन मकान में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे मगर लोग बड़े रहते हैं। और मैंने फल देकर इंसानों को पहचाना है, मैंने फल देकर इंसानों को पहचाना है, जो बहुत मीठे होते हैं अंदर से सड़े रहते हैं। कैसे कि मुझसे अपनी हालत पूछता रहता है, अपनी शानो शौकत पूछता रहता है। इश्क की मधुमक्खी ने इसको क्या काटा, ताजमहल की कीमत पूछता रहता है। कैसे जब मेरे मौला ने सोचा मर्द को पैदा करे, सबसे पहले ये सवाल आया कि कुदरत क्या करे। पत्थरों से संगली और बेरुखी तकदीर से, कहर तूफानों से मांगा और गजब शमशीर से, ली गधे से अक्ल कौवे से सियानापन माना, और कुछ कुत्ते की टेढ़ी दुम से टेढ़ापन लिया। घात ली बिल्ली से और चूहे से लिया भागना, और अल्लू से लिया रातों का इसका जागना। ले लिया तोते से आंखें फेर लेने का चलन, ले लिया खून पीने का ये दीवानापन। ली गई गिरगिट से रंग बदलने की अदा, जिससे औरत को दिया करता रहे धोखा सदा। तो इससे नाफरमानियां बख्शी गई शैतान की, झूठ बोले ताकि ये खाकर कसम भगवान की। लेकिन मिट्टी में मसाला जब ये मिलवाया गया, मर्द के पुतले में फर्क उस दम फरिश्तों ने ये पाया गया। मर्द के पुतले में जिस दम जान दौड़ाई
उसमें औरत की भी थोड़ी सी अदा पाई गई है ना। क्या बात है, एक ही मेरे साथ ऐसा लगता है। औरतों में मर्द की सूरत नहीं मिलती जनाब, औरतों में मर्द की सूरत नहीं मिलती जनाब, पर इन्हीं मर्दों में मिलते हैं जनाने बेहिसाब। शक्ल तो मर्द, शक्ल की तो आदत की, शक्ल मर्दों की तो आदत के जनाने हो गए, शक्ल मर्दों की तो आदत के जनाने हो गए। क्या खुदा ने चाहा था और क्या न जाने हो गए। बन चुका जब मर्द तो मौला ने मेरे ये कहा कि अच्छा खासा बनाया था मैंने इसे, अच्छा खासा बनाया था मैंने इसे, बनाया था मैंने। अकरम पटेल की तरफ से इनायत हुए हैं 2100 रुपए। सुभान अल्लाह, अल्लाह उन्हें हिदायत दें। शेर दोबारा बोलूं या कुछ और सुनाऊं? अच्छा, शक्ल मर्दों की तो आदत के जनाने हो गए। क्या खुदा ने चाहा था और क्या न जाने हो गए। बन चुका मर्द तो मौला ने मेरे ये कहा कि अच्छा खासा बनाया था मैंने इसे, अच्छा खासा बनाया था मैंने इसे, अच्छा खासा बनाया था मैंने, अच्छा खासा बनाया था मैंने इसे, बन गया ये सलाना गज़ल। अच्छा खासा बनाया था मैंने, अरे बन गया ये सलाना गज़ल। खासा बनाया था मैंने इसे, बन गया ये सलाना गज़ल हो गया, खासा बनाया था मैंने इसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जनाब। हमने इसका इजरा जब अखबार शुरू किया तो उस वक्त कोई बड़ा प्रोग्राम हमने नहीं लिया था। जब अखबार को शाये होते हुए 1 साल हो गए तो कई लोगों का ऐसा, जो हमारे साथ उस वक्त थे, उनका कहना था कि भाई यहाँ अखबार कोई है नहीं, था नहीं, आप आए। बम्बई के कई लोग उस आपकी वजह से यहाँ पर आना जाना रहा, लोगों से मुलाकात होती रही, तो कम से कम सालगिरह के बहाने वो लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी। तो अखबार की सालगिरह का प्रोग्राम भी होना चाहिए, पहली सालगिरह है। बात तो माकूल लगी कि चलिए कुछ नहीं तो एक गेट टुगेदर हो जाएगा, आपस में मेल जोल बढ़ेगा, लोगों से ताल्लुकात बढ़ेंगे। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो पहली सालगिरह का जश्न इस कदर अजीमुशान पैमाने पर मनाया जाएगा कि लोगों ने, जो मेरे साथ उस वक्त मेरे हमदर्द थे या आज भी मेरे साथ उनकी लोग हैं, तो वो लोगों ने अपने अपने तौर पर जो भी कर सकते थे वो किया। मुझको याद है कि उस वक्त अबू आसिम आजमी साहब का एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था बम्बई से लेके पूरे महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान में, और उनको सुनने के लिए हजारों लोग जमा होते थे। अब हमारे लोगों के ताल्लुकात बॉम्बे से होने की वजह से हमने उनसे दरख्वास्त की, वो भी आ गए, और लोगों ने जो उसमें कोऑपरेशन किया, मेरा अपना उसमें ज़ाती इखराजात कुछ भी नहीं रहे, मामूली। कोई फूल लेकर आ गया, कोई शॉल लेकर आ गया, किसी ने अपनी तरफ से खाने का इंतज़ाम कर दिया, किसी ने शामियाना लगवा दिया, नेहरू भवन में प्रोग्राम हुआ, किसी ने शहर में कमाने लगवा दी, किसी ने बैंड बाजे बजवा दिए, मुझको पता नहीं, लेकिन लोगों ने अपने अपने तौर पर जो भी कर सकते थे किया। एक खुशी का मामला था और लोगों को लग रहा था कि भाई ये नौजवान मेहनत कर रहा है तो इसकी हौसला अफजाई करना चाहिए। लोगों ने अपने अपने तौर पे किया। प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पर हो गया। लोगों को ऐसा लगा कि भाई इन्होंने पूरी प्लानिंग से ये किया है। शायद आपके
रिकॉर्ड में उसकी होगा आपके खजाने में हिंदुस्तान का पहला जश्न भी, जो अब वासिम आजमी, अनीस अहमद और अब्दुल अली अजीज़ी, मुजफ्फर हुसैन MLC जो उस वक्त हमारे दोस्त, इस तरह के कई मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग बैक वक्त एक ही स्टेज पर जमा हुए, मुख्तलिफ शोबे से वाबस्ता नामचीन अफराद उस वक्त स्टेज पर मौजूद थे, जिन्होंने अपने ख्यालात पेश किए जी। और वो जश्न एक तारीखी जश्न के तौर पर आज भी माना जाता है, शहर में उसको याद किया जाता है। हमारे दरमियान कुछ मुअज़्ज़िज़ मेहमानान आए हैं, जिन्हें जो बहुत ही रिक्वेस्ट पर सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ आए थे, लेकिन जश्न की रंगीनियों में रंग गए। और मुझे ये कहते हुए बहुत मसरत हो रही है कि हमारे ज़िले के राब्ता वज़ीर, पालक मंत्री बतौर ख़ास अहमदनगर ज़िले से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। हम शेख साहब के बहुत बहुत ममनून व मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी नुमाइंदगी करके किसी तरह से पालक मंत्री को 10 साल का अरसा लगा हमें और उन्हें मिलने के लिए, क्योंकि बम्बई में मुलाकात होती थी, अब यहाँ औरंगाबाद में आपसे मुलाकात हो रही है। आज की इस जश्न में हमारी सरपरस्ती मोहतरम चंद्रकांत खैरे साहब ने फरमाई है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ ले आएं और आपको ये बताना चाहूंगा कि साबिका जश्न में, पिछले जश्न में जब ये प्रोग्राम हुआ था तो खैरे साहब ने वादा किया था कि कौसर साबरी को हम फिर से बुलाएंगे, और आज आपको बुलाने के पीछे सबसे बड़ा जो काम था वो खैरे साहब का था, जिन्होंने कहा कि नहीं, आप उन्हीं को बुलाइए, क्योंकि अपन ने उनसे कहा था कि हम आपको बुलाने वाले हैं। जैबा आपके साथ पिछले प्रोग्राम में आई थी, उन्हें किसी और एक प्रोग्राम में बुला लिया गया। इस तरह से हमारे पार्लियामेंट के मेंबर साहब ने जो वादा किया था उसे निभा दिया। हमारे पालक मंत्री साहब यहाँ पर खास तौर पर हमारे दरमियान आए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। हम चाहेंगे कि 2 लफ्ज वो कहें। आपका शुभकामनाएं। शेख साहब आप बोलिए। पहले डेली हिंदुस्तान के 10वें सालगिरह के मौके पर मैं मेरे तरफ से सभी हाजरीन के तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूं। सही देखा जाए तो आज ही इस प्रोग्राम के लिए खास तौर पे आए हुए हमारे इस जिला के पालक मंत्री बाड़ा साहब जिथोरा साहब, हमारे जिले के हमारे खासदार अली जनाब चंद्रकांत जी खैरे साहब, सामने बैठे हुए सभी जिम्मेदार कारपोरेटर्स, सभी हाजरीन, सभी की जानिब से मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। साज और आवाज़ क्या देखने के बाद बहुत दिली खुशी हो गई। ऐसा लग रहा है कि साज है, आवाज़ है, और ये दोनों के बीच में हम ज़्यादा ना रहें, इसीलिए मैं मेरे तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और इस जिला के खासदार चंद्रकांत जी खैरे साहब को दरख्वास्त करूँगा कि वो भी मुबारकबाद दें। बहुत खुशी की बात है कि आज ये कव्वाली का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। हिंदुस्तान डेली इनके ओर से ये हो रहा है। आपके संपादक किधर? हाँ, मुंबई से आए हुए जो अपने संपादक जी, एडिटर आरजू साहब, हमारे अंसारी साहब, हमारे दीदी, हमारा भांजा बाबा, ये बड़े मेहनत से हिंदुस्तान टाइम्स उन्होंने 10 साल तक खींचे हैं और भी आगे बहुत बढ़ेगा ही। और आज का ये एनिवर्सरी जो हो रही है बहुत जोर से हो रही है, और मैं हमारे सारे कवाल साहब को और हमारे साइना जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने सुना। मैं एक ही बात कहूंगा, मैं कुछ ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, क्योंकि आज अभी आपको और भी बैठना है। अजमेर शरीफ जी, मतलब ख्वाजा साहब के दर्शन को हम लोग तो बहुत बार गए, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं हर शनिवार को मॉर्निंग में 4 बजे शनि सिंगनापुर जाता हूँ। हमारे पालक मंत्री जी को मालूम है। एक बार मैं वहाँ से दर्शन करके आरती करके 5 बजे निकला था। 5 बजे निकलने के बाद में मेरी गाड़ी के आगे एक टेम्पो ट्रैवल चल रहा था। वो टेम्पो ट्रैवल पीछे से आग लगी थी। अंदर 16 लोग थे, सारे जालना के थे। उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक नगर सेवक भी थे। मैंने देखा आग लग रही है बस टेम्पो ट्रैवल को। मैंने इतनी जोर से गाड़ी लिया और उनको रोकने की कोशिश की, और रोक रहे नहीं थे। फिर आगे जाके गाड़ी को रोका।
बोले क्या हुआ, क्या उतरो नीचे। उतरो नीचे बोले तो क्या बात है, मतलब उतरो नीचे, आग लगी है। फिर सब सो गए थे, सब उतरे नीचे। उतरने के बाद में सबको नीचे उतारा हमने, हमारे पास जो भी बिस्लरी की बॉटल्स, बाकी और भी बॉटल्स है, सब पूरा डाल दिया। डीजल की टंकी बाजू में ही थी, और पूरे उतारने के बाद में वाला देखे आपने क्या चला, अरे बाप रे, बहुत बचा लिया ऊपर वाले ने। मतलब कहाँ से आए, कहाँ के हैं, तो बोले जालना के। कहाँ गए थे, तो बोले अजमेर गए थे। मैंने बोला उन्होंने बचाया आपको, ख्वाजा साहब ने बचाया, और ख्वाजा साहब ने बचाया, और 1 महीने के बाद में दोबारा आप दर्शन करने जाइए, ऐसा मैंने उनको कहा। ये मुझे, क्योंकि मैं धार्मिक प्रति का एक इंसान हूँ, और हमेशा ही भगवान को, ऊपर वाले को हमेशा मैं बहुत अदब से मैं मानता हूँ। आज क्या बोले, बहुत बार गया था मैं, बहुत बार गया मैं, एज ए चेयरमैन बोल के गया, वक्फ बोर्ड कमेटी का मैं चेयरमैन बोल के गया। मैं सदर था और मेरे मेंबर थे मरहूम बनात वाला जी। ऐसे हम लोग बहुत बार गए, और वही मैं बताऊंगा, मैं शिवसेना का था वो कमेटी में, और मुस्लिम लीग के हमारे बनात वाले जी थे, उसमें कोई ऐसा ये नहीं था। और मैं पालक मंत्री जी को कहूंगा कि वो रेवेन्यू मिनिस्टर है। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज बहुत है, जिन्होंने वक्फ दे दिया है, दान दिया है, आज की बहुत मतलब वो प्रॉपर्टी पे बहुत लोगों का हिस्सा चल रहा है। दिल्ली में जब हम लोग गए थे विजिट करने के लिए, 100 रुपए महीना, तो प्रॉपर्टी का 100 रुपए महीना, बड़ी बड़ी दुकान, और इनकम कितना, 1 लाख रुपए पर डे का इनकम। उन्होंने ये क्या है, हमने इमीडिएटली कहा कि नहीं, इनको बढ़ा दो पैसे, आप रेंट बढ़ा दीजिए। ये जो रेंट जाएगा बेवा लोगों को जाएगा, गरीब लोगों को जाएगा, अनाथ लोगों को जाएगा, उसके लिए जाएगा, और ये प्रॉपर्टी उनकी है जिन्होंने दान दी। दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, सभी जगह गए। मध्य प्रदेश में तो हमारा स्वागत ही किया था, डिनर दिया था हमको दिग्विजय सिंह जी ने, और जब उस समय वो सीएम थे। ऐसे कई जगह गए, यहाँ भी, और यहाँ भी मैंने कई बार आवाज उठाया। अभी तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पे एक महल बना है 26 माले का। हम जब गए थे वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि इनको किसी तरह से जो भी आए हैं मेंबर्स, उनको अरेस्ट करो। मुझे एक ने कान में आके बोला कि अरेस्ट करने की बात है। मतलब ठीक है, हम लोग बाहर से करेंगे। बाहर से देखने के बाद में, उस समय हमारे चेयरमैन थे लालचंद बादशाह जी। मतलब बादशाह साहब बिल्कुल अंदर मत जाओ, अपन बाहर से करेंगे। बाहर से देखने के बाद में वो प्रॉपर्टी करीम खान ट्रस्ट की थी। आज मैं कहूँगा कि वहाँ आपने देखा होगा, जो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी ऐसा ले लेता है, दबा लेता है, वो कभी आगे बचता नहीं है। आपने देखा होगा रिलायंस का पूरा मॉल वहाँ खड़ा है, लेकिन रिलायंस अभी डाउन होते जा रहा है, अब देखो। इसलिए ये मैं मानता हूँ, और इसके लिए मैं कहूँगा कि हमारे दीदी ने यहाँ प्रोग्राम रखा, और बहुत अच्छा प्रोग्राम। हमारे सम्मानीय पालक मंत्री जी यहाँ आए, और पालक मंत्री जी भी कहेंगे, लेकिन पालक मंत्री जी को मैं विनती करूँगा कि आपके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, या महाराष्ट्र में जैसे विलासराव जी ने को हमने बोला था, और 15 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दीजिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड का ऑफिस अपने पास है। वक्फ बोर्ड को देने के बाद में वहाँ कुछ ना कुछ सुधार होगा, लेकिन ठीक है, कुछ कारणवश नहीं हुआ। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि फिर वापस आप जाके मतलब ये करो, लेकिन अभी कमेटी बर्खास्त है हमारी, दोबारा कभी आएगी तो फिर वापस करेंगे। लेकिन जो भी प्रॉपर्टी मुंबई में, जो भी प्रॉपर्टी अपने समाजनगर में, जो भी प्रॉपर्टी मराठवाड़ा में 55,000 एकड़ है, ये सारे प्रॉपर्टी को बचाइए। ये स्पेशल इशू आप लोगों के ताउन से हम हर साल शाये करते हैं, जिससे ये पूरी महफिल यहाँ पर सजती है और इल्म और अदब का कुछ काम होता है। इस शहर में अदबी सरगर्मियों को जिंदा रखने का ये भी एक जरिया है, और अखबार के साथ आपका जो 10 साल से ताउन रहा है,
उसके लिए हम आपके लिए एक छोटा सी एक प्रोग्राम भी इस तरह का अरेंज करते हैं, ताकि इस तरह से ये गेट टुगेदर साल में एक बार कम से कम क्यों नहीं लेकिन होता रहे। इसके लिए हमारे शेख साहब हर साल हमारी भरपूर मदद करते हैं, और इस साल तो उन्होंने वाकई रिकॉर्ड तोड़ दिया कि पालक मंत्री साहब को संगमनेर से यहाँ पे बुला लिया। हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। और साथ ही मैं एक गुजारिश करूँगा पालक मंत्री साहब से और हमारे खासदार साहब से कि हमारे ये जो अखबार है ये 78 साल पुराना अखबार बम्बई से है, जिसके एडिटर हमारे सरफराज आरजू साहब हैं, और जो हमारे फाउंडर थे, बानी थे, उन्होंने एक अवार्ड हर साल उर्दू के जो लोग काम करते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए रखा था। हम हर साल 2 अवार्ड देते हैं, ज़्यादा नहीं देते, लेकिन उन लोगों को देते हैं जो उर्दू का काम करते हैं। आज आप उर्दू की महफिल में हैं, जिन्होंने उर्दू के लिए अपने आप को वक्फ किया, हम चाहेंगे कि आप उन्हें अपने हाथ से वो अवार्ड दें। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे बहुत ही पुराने और बहुत ही देरीना साथी अहमद मोहिद्दीन हकम साहब से कि वो स्टेज पर आएँ और अपना अवार्ड कबूल करें। अहमद मोहिद्दीन हकम साहब को निशान हिंदुस्तान अवार्ड दिया जा रहा है। सर, आप एक सीनियर शायर हैं, अखबारात में आप इनका नाम जिक्र पढ़ते रहते हैं। और एक नौजवान जिसने, सर आप जिसने बहुत ज़्यादा अपने लिए उर्दू के लिए काम किया, उर्दू के फ़रोग़ के लिए, और बहुत ही नौजवानी के उम्र में अपनी पूरी तमाम तवानाई इस पे लगा रखी है। नवेद हशर साहब जो नौजवान डिज़ाइनर भी हैं, और अखबारात की ये जो जीनत आप देख रहे हैं ये उन्हीं की मेहरबानी है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ। ऐसे नौजवानों की हम हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि वो अपने न सिर्फ पैरों पर खड़े हैं बल्कि उर्दू के लिए बहुत ज़्यादा फ़रोग़ अंजाम दे रहे हैं। सर, नाज़रीन आफ्ताब फिल्म्स के जो नाज़रीन हैं और क़ारीन हिंदुस्तान, रोज़नामा हिंदुस्तान को मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान अखबार की इशाअत का सोचा गया या जब अखबार शुरू हुआ तो वो 1 जुलाई की डेट थी, और 1 जुलाई से पहले औरंगाबाद में अखबारात का एक बड़ा लामुतनाई सिलसिला था। जैसे बहुत पुराना अखबार हमारे पास आज हुआ करता था, जो रेलवे स्टेशन में इसके दफ्तर हुआ करता था। फिर कई अखबारात निकले। हमारे दौर में जो अखबारात थे वो औरंगाबाद टाइम्स हुआ करता था, जिसके एडिटर अजीज खुसरो साहब थे। एक आलमगीर टाइम्स हुआ करता था, जिसके एडिटर जनाब हमीदुद्दीन ताबा साहब थे। एक अखबार हुआ करता था मुक़द्दस, जिसके सब कुछ हमारे शरीफ भाई थे, मोहम्मद शरीफ साहब, जो चौकी मस्जिद, काली मस्जिद चौक के बगल से निकलता था। इसके अलावा एक अखबार होता था रोज़नामा मुफस्सिर, जो जनाब जाहिद हसन खान, तक़ी हसन खान के भाई बच्चे निकालते थे। इस तरह ही अखबारात का एक सिलसिला था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़माने की हवादिसें और अखबारात की कॉस्टिंग और अखबारात के लिए इश्तिहारात का हुसूल और ये सारी चीज़ों ने इन अखबारात की कमर तोड़ दी। नतीजतन ये अखबारात बंद होते चले गए। आलमगीर बंद हुआ, मुक़द्दस बंद हो गया, मुफस्सिर बंद हुआ। फिर उस लास्ट में मैं समझता हूँ कौन सा मुक़द्दस बंद हुआ। तो मुक़द्दस जो बंद हो रहा था, जिस दिन बंद हुआ वो 30 जून की डेट थी 2002। और नाज़रीन आपको हैरत होगी कि दूसरे दिन 1 जुलाई को नायब साहब अखबार लेकर और बहुत हाजिर हुए थे। जहां एक दिन पहले एक अखबार बंद हो रहा था, दूसरे दिन एक अखबार का इजरा अमल में आ रहा था। उन हालात में जब बड़े बड़े अखबारात बंद होते जा रहे थे, ये नायब अंसारी ने अपना उनकी दाद देनी होगी उनकी दिलेरी को कि उन्होंने एक फैसला किया कि हिंदुस्तान अखबार को, जबकि उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे, लोगों से इतना अच्छा रब्त नहीं था, लोग उनको औरंगाबाद के लोग उनको जानते भी नहीं थे, इवन मैं खुद उनसे वाकिफ नहीं था। हालांकि ये बात जरूर थी कि हिंदुस्तान के टाइटल से मैं वाकिफ था
और मैं सरफराज आरजू को जानता था। बम्बई में रहने के बाद हमारी कभी मुलाकात इत्तेफाक से कभी हुई नहीं। हिंदुस्तान अखबार के सालगिरह के मौजू पर बात करते हुए दूसरी सालगिरह के कैसे मनाई आपने? दूसरी सालगिरह में ऐसा हुआ कि पहली सालगिरह का लोगों का खुमार उतरा नहीं था और उस वक्त हालात इस तरह तेज दिन गए कि पता ही नहीं चला कब दूसरा साल आ गया। और फिर लोगों का, हमारे जो साथ के थे, उनका तकाजा यही रहा कि भाई अखबार की सालगिरह होना चाहिए। हमारे दोस्त सरफराज भाई के मशवरे पर उस वक्त नवाब मलिक हमारे साथी बम्बई के, वो मिनिस्टर थे। तो अर्जेंट में हमने सरफराज भाई उनको साथ लेकर आए हिंदुस्तान जश्न में, और नेहरू भवन में दूसरा सालाना जश्न हुआ। साथ ही साथ उसमें कई और शहर की नामवर शख्सियात भी स्टेज पर जलवा अफरोज थी। और वो एक तारीखी लम्हा भी मुझे याद है कि जब यहाँ से औरंगाबाद से जाने के बाद बम्बई नवाब मलिक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। अच्छा। तमाम बैकग्राउंड उसका आपको पता है, वो हजारे साहब की मूवमेंट वगैरह तमाम चीज़ें, तो बादिल नाखास्ता सही, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और नवाब मलिक ने बम्बई से मुझसे कहा था कि मिनिस्टर हूँ और तुम्हारे प्रोग्राम में बहैसियत मिनिस्टर आऊँगा। यहाँ पर हालात परेशान कुन जरूर हैं, लेकिन मैं आ रहा हूँ। और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो नायब साहब, अभी आपने जिक्र किया और बीच में एक अखबार का भी जिक्र आया, मुक़द्दस अखबार का। मुक़द्दस अखबार यूँ तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि शरीफ भाई निकालते थे, मोहम्मद शरीफ साहब। बाद में ये अखबार जो है मुश्ताक अहमद साहब की इदारत में निकलने लगा था। मुश्ताक अहमद साहब से हमारा रब्त जो है वो तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी की वक्त हुआ था, जब 1998 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जब बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट थी, इन्होंने औरंगाबाद का नाम तब्दील करके संभाजी नगर का उन्होंने जीआर जारी किया था। जारी नहीं किया था, उन्होंने उसको छुपा के रखा था। ये और बात है कि उस वक्त के अखबार के एक नारा जो अखबार है और लोकमत में एक छोटी सी न्यूज़ छपी थी, एक छोटी सी, जिसमें वो भी राजेंद्र दर्डा के हवाले से कि वो किसी काम से मंत्रालय गए थे और उन्होंने जो है उनके हाथ में न्यूज़ जीआर की लग गई थी। उस जमाने में ये सारी चीज़ें होती नहीं थी, इंटरनेट का कोई दौर नहीं था, फैक्स का दौर था। तो उन्होंने फैक्स के पर एक छोटी सी न्यूज़ जो है भिजवा दी थी लोकमत के ऑफिस में। लोकमत ने वो इतनी छोटी सी छपी थी और इत्तेफाक से हमारे पास जो हमारे दोस्त थे एडवोकेट एम ए लतीफ़, उन्होंने उसको पढ़ा, उनकी नज़र से गुजरी और फिर उन्होंने सबको इतला किया। फिर मैं और अय्यूब खान, हमारे जो जिनको आजकल नाना कहा जाता है, ने हमने जाकर ढूंढा कर जो है वो जीआर की कॉपी हासिल की और हमने उसको चैलेंज किया। तो इस एक्टिविटीज़ के दौर में हमारे जो सदर थे हलीम अशर, तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी के, तो लोगों ने, किसी ने पता नहीं उनके जहन में बात डाल दी थी कि ये चूँकि मामला सियासी है, इसलिए इसका पिटिशनर भी अगर सियासी हो तो दूरस्त नताइज इसके बरामद होंगे। तो बहरहाल हमने जो ज़मीर खादरी को ये जिम्मेदारी दी कि वो एक अच्छा क्लीन कॉलर जो है पॉलिटिशियन को तो हम तक पहुंचाए, तो उन्होंने मुश्ताक अहमद साहब को हम तक पहुंचाए थे और मुश्ताक अहमद साहब से फिर हमारी दोस्ती हुई। पिटिशन हमने फाइल की, कई काम हुए, अखबारात हमारे 3 दफ्तर हुआ करते थे उस ज़माने में। दिन में हलीम अशर का ऑफिस जो बर्फ़ वाला के नाम से मशहूर था,
दूसरा एक ऑफिस होता था मीना फंक्शनल हॉल के सामने, सुपर फर्नीचर जो मोहम्मद खान की फर्नीचर की शॉप थी, उसको हमने खाली कर वहाँ पर जो है तो एक ऑफिस कायम किया, तो दिन भर जो काम चलता था। और रात में चूंकि लोग ज़्यादा हो जाते थे और बर्फवाला के और स्टाफ के मतलब वहाँ के लोग और हमारे इधर के लोग और पब्लिक शहर के लोग मिलने वाले होते, तो मीना फंक्शन हॉल के लोगों ने हमको हॉल फ्री कर दिया था। तो सारी मीटिंग मीना फंक्शन हॉल में हुआ करती थी, सारी प्लानिंग हुई होती थी, बड़े बड़े लोग आते थे। तो इस तरह से ये और बाद तब्दीली नाम का मामला हुआ। फिर हम लोग मुश्ताक साहब की इदारा अपने पिटीशन में दाखिल की गई और बाद से वो पिटीशन डिसमिस की गई और फिर वो हाई कोर्ट पहुंच, सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के बड़े वकील जनाब कपिल सिब्बल साहब ने उसको हमारे लड़ा और कोर्ट ने जो है हम पर स्टे दिया। तो खैर तो इस तरह से मुश्ताक साहब से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। तो मुश्ताक साहब ने जो अखबार निकाले थे उनकी चूँकि वो नए थे इस लाइन में, तो अखबार छापने के लिए आज के ज़माने में तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। उस ज़माने में फिल्म अगर तस्वीर के लिए फिल्म बनाई जाती थी जो प्लास्टिक कोटेड होती थी और वो बड़ी मुश्किल से जो है वो बड़ी टेक्निक हार्ड होती थी। तो मुश्ताक साहब जब भी मुझको बोलते यार मेरा वो डार्करूम संभालो खालिद भाई, मेरा डार्करूम संभालो, तो मैं उनको टाल दिया करता था क्योंकि मेरी अपनी मसरूफियत थी, 10 काम होते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं वुडन लाइन से गुजर रहा था तो मंजूरपुरे के चौराहे पर उनका ऑफिस था, मतलब वहीं पर। तो उन्होंने मुझको पकड़ लिया और ज़बरदस्ती उठाकर ले दोस्ती में मुझको उनके ऑफिस लेकर गए और कहा कि ये अब तुम्हारा संभालो। तो फिर मैंने जो है वो संभाला था। तो मैं देखा कि उनके ऑफिस में फिल्म बनाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, एक स्क्रीन कहते हैं उसको हम लोग उस ज़माने में, वो ग्रेन्स आते थे उसके अंदर। तो 4 किस्म की कम से कम उसकी स्क्रीन होती थी, तो वो स्क्रीन ही नहीं थी। तो उस वक्त सबूर फारूक ही उस वक्त काम कर रहे थे, एक नौजवान था। तो मैं बोला सबूर ये इस तरह नहीं करते इसको, ये टेक्निक से कभी भी नहीं छपेगी अखबार में तुम्हारी फोटो, फोटो बनेगी नहीं तो छपेगी कहाँ से। बहरहाल लेकिन उस दिन मैंने जो है एक तस्वीर जिसमें शरद पवार साहब जो एक मैगजीन से ली थी, जो कार से उतर रहे थे, वो तस्वीर को मैंने जो है फिल्म बनाई उसकी, और पहली फिल्म बनी और उसको फिर मुक़द्दस के फ्रंट पेज पे उन्होंने छापा, फिर उन्होंने मुश्ताक साहब ने। फिर उसके बाद मैंने कहा मुश्ताक साहब आपके पास ये जो फिल्म है ये आपने ग्रेन्स की कुछ भी ला ली आपके जिसने, ये टेक्निकल चीज़ नहीं है, आपकी कभी कोई फोटो अच्छी छपेगी नहीं, इसके लिए हमको बॉम्बे जाकर वहाँ से स्क्रीन लानी पड़ेगी। बहरहाल मैं जब उन्होंने मुझको एक अमाउंट दी, जो मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे में फारस रोड के अंदर गलियों में वो एक ही दुकान होती है जो फर्स्ट फ्लोर पर थी, जहाँ वो मिलता था। मैं वहाँ गया तो पता चला कि एक फिल्म की कीमत उस ज़माने में 3000 रुपये हुआ करती थी। अब वो 12000 रुपये की फिल्म थी वो 4, क्योंकि छोटी फोटो के लिए अलग फिल्म होती थी, थोड़ी बड़ी बनानी तो अलग है। तो साइज़ के हिसाब से, उस ग्रेन्स के हिसाब से वो फिल्म के स्क्रीन खरीदे जाते थे। तो चूँकि मुश्ताक साहब ने मुझको एक छोटी रकम दी थी और उस ज़माना कोई ATM का दौर नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो एक फिल्म भी खरीदना शायद मेरे बस में नहीं था। तो फिर मुझको, मैं अपने होटल के एक रूम गया और मैंने सोचा क्या करना चाहिए, और बात बॉम्बे आने के बाद ऐसा खाली जाना मुनासिब नहीं है। तो एकदम से मेरे को ख्याल आया हिंदुस्तान अखबार, नाश्ता किया और भागकर जो है तो हिंदुस्तान अखबार पहुंचा, लेकिन अखबार के दफ्तर बंद थे। 5 बजे के बाद फिर मैं ऑफिस गया तो सब ऑफिस खुल गया था, स्टाफ अभी आना शुरू हुआ था। तो मैंने पूछा सरफराज आरजू साहब, तो बताया कि अभी नहीं आए। मतलब कब आएंगे? तो बताया कि वो 8 बजे 8 बजे आते हैं। तो खैर मैं इंतजार करता रहा, काफ़ी देर में बैठा रहा। सरफराज आरजू साहब आए। खैर मैंने उनसे कहा कि मैं औरंगाबाद से आया हूँ और एक अखबार का मामला है और मुझको ऐसी जिम्मेदारी दी गई है मुश्ताक साहब ने, और वहाँ पर हम इसके बगैर काम नहीं कर पा रहे हैं, और उन्होंने जो अमाउंट मुझको दी है वो अमाउंट में एक फिल्म भी नहीं आती, मुझको 4 फिल्म चाहिए। सरफराज साहब हंसे, हम लोगों को चाय वाय पिए, औरंगाबाद की बातें की उन्होंने मुझसे। फिर मेरे कॉलेज के बारे में पूछा, उतनी देर में चाय आई, आप लोगों ने चाय पिए, लंबा पानी चाय पी कर फिर ना सरफराज साहब ले चलिए। हम लोग उठे, सीढ़ियाँ उतर कर हम रोड क्रॉस करके मुझको सामने लेकर के जहाँ पे हिंदुस्तान अखबार का प्रेस था। जो लोग इस दुबले पतले खूबसूरत से नौजवान की इदारत पर ये सोच रहे थे कि पता नहीं ये अखबार चला पाएगा भी कि नहीं, या फिर अखबार बंद हो जाएगा, उन्होंने देखा कि इस जवां अज़्म एडिटर ने
रोजनामा हिंदुस्तान में जिंदगी की एक नई रूह फूंक दी और फिर मोहम्मद अली हसन अंसारी जैसे शफीक और मुहिब उर्दू के इसार और ताउन ने रोजनामा हिंदुस्तान की सिंगल कलर वेब ऑफसेट मशीन के लिए अपनी जगह अखबार को इनायत की। हिंदुस्तान अखबार इस वक्त बड़े नाजुक दौर और माली दुश्वारियों से गुजर रहा था। बहरहाल हम उस जगह पहुंचे और उन्होंने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा कि भाई ये खालिद भाई है, इनको आपको जो चाहिए दे दो। डार्क रूम से हमने फिल्म निकाले, उन्होंने यूज्ड, मतलब मैं बोला भाई आप जो यूज नहीं कर रहे हमको वो दे दो, हमसे काम चला लेंगे। समथिंग बेटर देन नथिंग की पॉलिसी पे मैं अमल कर रहा था। बहरहाल उस नौजवान ने मुझको दिया तो मैंने 4 टुकड़े मैंने उनसे लिए और उनको पैसे दिए। सरफराज साहब लेने से इनकार कर रहे थे, बोला नहीं रखिए साहब क्योंकि मुझको पैसे मिले हैं। और इस तरह हिंदुस्तान अखबार जबकि हिंदुस्तान में शुरू नहीं हुआ था, वो मुक़द्दस को सपोर्ट कर रहा था और जिस दिन मुक़द्दस बंद हुआ उसे दूसरे दिन उसने अपना फिर अखबार एक्टिवेट कर दिया। ये एक अजीब जो है एक मुक़द्दस का और हिंदुस्तान अखबार का एक जो है तालमेल रहा। बहरहाल अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूँगा कि तीसरी सालगिरह कैसे मनाई गई? तीसरी सालगिरह भी यही है कि 2 साल जिस तरह गुजरे, तीसरा साल भी बहुत तेजी के साथ गुजरा। लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। उसी दरमियान में हमारी जान पहचान हमारे दोस्त खालिद अहमद साहब से भी हो चुकी थी और इनके औरंगाबाद की जो तारीखी जो यहाँ का वर्षा है उन पर मज़ामीन बहुत ही अर्करेज़ी के साथ जो ये लिखा करते थे और तस्वीर के साथ वो हिंदुस्तान में पाबंदी के साथ शाये होने लग चुके थे जब तक जी। तो खालिद साहब से भी हमारी दोस्ती और ताल्लुकात हो चुके थे। तीसरा जश्न भी नेहरू भवन में हुआ हिंदुस्तान की सालगिरह का और उसमें चूँकि इनका पास मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी के पास तारीख़ी मॉन्यूमेंट्स के, तारीख़ी आसार के इतनी अच्छी तस्वीर का ज़ख़ीरा होगा जो खालिद साहब के पास है। हमने इनसे दरख्वास्त की कि उसकी एक नुमाइश भी हिंदुस्तान के जश्न के साथ साथ वो भी होना चाहिए जी। इन्होंने उसको भी, हालांकि बहुत ही मेहनत का काम है वो, तमाम तस्वीर को लगाना, उसको आवेज़ा करना, उसकी डिटेल्स नीचे शॉर्ट में लिखना और उसके बाद उसको डिस्प्ले अच्छी तरह से करके लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए उसको रखना। लेकिन उन्होंने उस फरीज़े को भी अंजाम दिया। साथ ही साथ शायद हमने वहाँ पर एक छोटी सी फिल्म इनकी जो थी वो भी वहाँ पर मैं औरंगाबाद हूँ उसकी भी नुमाइश की थी जी। और उस जश्न में हमारे बम्बई से कई लोग जो आए, उसमें एक हुसैन दलवाई साहब भी थे जी, जो उस वक्त MLC थे जी और कांग्रेस का एक बड़ा नाम हुआ करता था जी। इसी तरह और कई लोग शामिल रहे जो आए उसमें जश्न में। तीसरा जश्न हुआ और उसमें शायद मुझे याद है कि हो सकता है मुझे ईयर में कुछ कंफ्यूज हो, लेकिन शमीम तारिक साहब बम्बई से आए थे जी, डॉक्टर अब्दुल करीम नायक साहब आए थे जी, कई ऐसी शख्सियत शामिल थी उसमें साथ में थे जिनका नाम, सिर्फ एक नाम पूरे प्रोग्राम के लिए काफ़ी हुआ करता है। ऐसे कई लोग उसमें मौजूद थे जी। और वो जश्न निहायत कामयाबी के साथ तीसरा सालाना जश्न नेहरू भवन में हुआ। अभी नायब साहब ने कहा कि मैं औरंगाबाद को इन्होंने दिखाया था, ये इतना आसान नहीं था मेरे लिए। जब मैं औरंगाबाद फिल्म बना रहा था तो SB कॉलेज की एक फिल्म मुझको मिली, मिसिस स्मिता शिंदे,
उन्होंने मुझको एक फिल्म जो है शहर औरंगाबाद के नाम से बनाने का मेरे को दिया था। हम उस पर काम कर रहे थे और इस बीच जो है तो इनका हलचल शुरू हुई थी तीसरी जश्न औरंगाबाद हिंदुस्तान की। तो मैंने जिक्र किया था ऐसे कि मैं औरंगाबाद तो चल रहा था, बना रहे हम लोग, वो सारा पूरा सेटअप चल रहा था। तो ये पता हिंदुस्तान नायब साहब को भी पता था और उनको ये भी पता था कि मैं वो प्रोजेक्ट को भी छोड़ कर या रोक कर दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ शहर औरंगाबाद, क्योंकि उनको बहुत जल्दी थी मैडम को। अब ये सब बातें हुई और मैं उनकी दफ्तर से निकलकर रात में मैं घर गया और सुबह जब मैंने अखबार मुझको सामने नाश्ते पर आया तो इनके अखबार में सारी डिटेल थी हिंदुस्तान अखबार की तीसरे जश्न की, और उसमें बीच में एक कॉलम मारा था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं औरंगाबाद हूँ भी दिखाई जाएगी, दस्तावेजी फिल्म मैं औरंगाबाद हूँ। तो मैंने फ़ोन, जो सब ज़माने में लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, मोबाइल इतने आम नहीं थे या आए ही नहीं थे शायद, मैंने उनको फ़ोन किया, क्या लगा आपने, ऐसा क्या करे आपने, मैं अभी फिल्म नहीं है मेरे पास रेडी, आपका पूरा 4-5-7 दिन के अंदर है, कैसे पॉसिबल है। तो मेरा जो है फिर शाम में हम लोग बैठे, नायब साहब जो हमको वो प्रोजेक्ट जो हमने जिस प्रोजेक्ट को शुरू करे थे, दूसरा प्रोजेक्ट हमने बंद किए थे, वो प्रोजेक्ट को वापस बंद करके फिर हमने प्रोग्राम शुरू किया फटाफट। और वो हमने रिकॉर्डिंग की उसको मनोज टिकारिया के पास डायना साउंड में, और हमने उसको फिल्म बनाई। और इत्तेफाक से वो फिल्म जो है जब रिलीज की गई थी तो औरंगाबाद में एक नई हलचल थी वो। उस जमाने में फिल्में बनाना बोले तो एक ऐसी सिंफ थी, ये या तो बॉम्बे वाले करते थे या हॉलीवुड वाले करते थे। हैदराबाद भी उतना मशहूर नहीं था, हैदराबाद की फिल्में आज बहुत मशहूर हो रही है, बहुत चल रही है, लेकिन हैदराबाद भी इतना जो है उतना मशहूर और मारूफ नहीं था फिल्में बनाने के लिए। और उस वक्त औरंगाबाद जैसी संगलाख सरजमीन में एक फूल खिला, मैं औरंगाबाद हूँ। तो मैं औरंगाबाद तो एक ऐसी चीज़ थी कि दुनिया इसको देखकर पागल हो गई थी। ना सिर्फ हिंदुस्तान अखबार में इसको हमने नुमाइश के लिए पेश किया था, बल्कि मुझको याद है रोटरी क्लब के एडवोकेट वैष्णव साहब और कितने ही ऐसे लायंस क्लब वालों ने और कितने ऐसी प्रोग्राम के अंदर हमारी फिल्मों को लोगों ने खुद दिखाया, बहुत उसकी पजीराई हुई, हम लोगों ने काफ़ी सराहा। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि जब मैंने खुद जो है तो 2 सीरियल बनाए, टीवी सीरियल ट्रैवल ट्रेंड्स के लिए। तो सीरियल बनाते वक्त जो है फिर हमने सारा इतिहास फिर से हमने खंगाला। एक डेक्कन ट्रेल्स के अंदर तो मैं खुद एंकर भी रहा हूँ। तो उसके जो डायरेक्टर थे जनाब सदाकत हुसैन साहब, तो सदाकत ने मुझको चुना ही इसीलिए था कि उन्होंने यूट्यूब पर मैं औरंगाबाद हूँ देखी थी, और वो मैं औरंगाबाद हूँ ही थी कि उन्होंने मुझको ये ऑफर की थी टीवी सीरियल की। तो बहरहाल फिर मैंने सदाकत भाई से कहा था कि सदाकत भाई, अब हमने जब फिल्म बनाई थी वो फिल्म सिर्फ जो है तो फोटोग्राफ पर मुश्तमिल थी, आप अपन उसको आज के टेक्निक के दौर में उसको फिर से फिल्माएंगे उसको, जैसा अपन ये ट्रैवल ट्रेंड के लिए मिस्टिक्स ऑफ महाराष्ट्र जो सब बना रहे थे टीवी सीरियल। तो सदाकत भाई ने उस वक्त ये कहा था कि खालिद भाई, ये फिल्म अब आप नहीं बना सकती, अब आप बनाओगे तो मशीन बनाएंगे। ये फिल्म के अंदर जो आत्मा है, जो आत्मा आप लोगों ने डाली है, उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। वो बन गई थी जिस तरह मुगल आजम बन गई, उस तरह मैं औरंगाबाद बन गई। अब आप दोबारा इसको बनाने जाएंगे तो बहुत खराब इसका असर होगा। और ये फिल्म जो है आज भी यूट्यूब पर है, और हमने फिर वो अपना जो है तो इरादा मुलतवी किया, मैं औरंगाबाद हूँ। अब ये और बात है कि मैं औरंगाबाद हूँ पार्ट 2 जो अभी आने वाली थी, वो कर रैवर साहब की वजह से रुकी पड़ी हुई है, तो स्क्रिप्ट अभी तक उन्होंने उनको नहीं दी है, उसको भी शायद 20 साल हो रहे हैं। में तीसरी सालगिरह के अंदर एक और जो है एक फनकार को हमने पेश किया था, जो ज़मीर अहमद खादरी के भाई थे, जनाब वसीम अहमद खादरी साहब। उनकी गज़लें हमने जो है लोगों से उनको मुतारिफ़ किया था, वो घर में बैठ कर गाते थे या शादी ब्याह में गाते थे, या फिर उनकी जो दरगाह है खासिम बर्री वहाँ गाते थे। पहली बार पब्लिक के अंदर हमने उनको शायद उसको पेश किया। साथ ही एक और हमने मज़ाहिया ड्रामा भी अरेंज किए थे, जिसमें भाई शफीक और मशो, मुजीब टोपी वाला और कई लोग थे जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, ये लोगों ने पेश किया था।
इस तरह जश्न जो तीसरे जश्न से मेरा इन्वॉल्वमेंट इस हिंदुस्तान अखबार में हुआ और जो फिर चलता ही रहा। अब हम नायब साहब से दरियाफ्त करेंगे कि चौथी सालगिरह आपने कैसे मनाई? अब तो क्या सालगिरह मनाने की आदत सी पड़ गई थी जी और कोशिश ये होती थी हर सालगिरह में जी कि जो लोग हैं उनको शहर के जी जो अपने तौर पर कुछ तकारीब नहीं मुनाकिद कर सकते थे उनको भी हमने अपने प्लेटफॉर्म से जी जगह दी। कई किताबों के इजरा हमारे प्रोग्रामों में हुए, कई नई चीज़ें ऐसी कई हमने कोशिश की कि कई फनकारों जैसा अभी अली साहब ने अर्ज़ किया, वसीम कादरी नहायत बेहतरीन फनकार। आप यकीन जानिए कि जब उन्होंने पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस हमारे प्रोग्राम में किया था तो उसको देखकर जो लोग आए थे बम्बई से या जो उनसे वाकिफ भी नहीं थे उन्होंने उसकी सताइश की जी कि इतना बड़ा फनकार और इतना अच्छा फनकार यहाँ पर है। वो जो ड्रामा पेश किया गया था उसमें जो लोगों ने काम किए थे
अपने फन का मुजाहरा किया था। वो कोई स्कूल का टीचर था, कोई कॉलेज में प्रोफेसर था, कोई अपने प्रोफेशनल कारोबार में मसरूफ़ था, लेकिन वो तमाम लोग एक जगह जमा होकर उन्होंने वो ड्रामा किए थे जी उसकी भी काफ़ी शहर में पजीराई हुई जी। और कुछ किताबों के इजरा हमेशा हमारी रिवायत रही। फिर इसी में एक मामला हमारा यह आया कि हमारे दोस्त ज़मीर कादरी का उस वक्त अखबार हफ्त रोज़ा था, शमा रहबर, तो उसकी भी सालगिरह हमने अपने प्रोग्राम के साथ मनाई थी, शायद आपको याद होगा। जी मुझको याद है। तो वो एक नई चीज़ औरंगाबाद के लिए थी कि 2 अखबार की सालगिरह एक साथ मनाई गई और एक ही प्रोग्राम में कई मुनफरिद किस्म के प्रोग्राम हुए एक ही स्टेज पर जी। उसमें पहला नुमाइश फोटो की हुई, फिर तकरीरी सिलसिला हुआ, उसके बाद फिर फिल्म दिखाई गई, उसके बाद ड्रामा हुआ, उसके बाद महफिल मौसीकी का प्रोग्राम हुआ। तो ये एक नया, वहाँ से हिंदुस्तान की सालगिरह को एक नया टर्न मिला जी। और हमने ये सोचे कि ये जो टर्न है, चूँकि इल्म और अदब की खिदमत हम अपने अखबार से करते रहे हैं जी। हिंदुस्तान में भी, बम्बई में भी ये रिवायत रही। आप वहाँ पर जो लोग हमारे साथ थे या यहाँ आए, उन्होंने भी अपने तासुरात में कहा इस बात को कि हिंदुस्तान से उनकी किस तरह से, हमारे बानी गुलाम अहमद खान आरजू साहब के दौर से वो किस तरह से फनकारों की पजीराई किया करते थे। अगर हिंदुस्तान में नयाब अंसारी साहब ने यहाँ जश्न किया तो बम्बई में हमने हिंदुस्तान का जश्न किया। सलमान खुर्शीद, मिनस्टर और ये सब वहाँ। तो अगर नयाब अंसारी साहब यहाँ कर रहे हैं तो बम्बई आप यहाँ करिए, हम यहाँ आएंगे, कलकत्ते आएंगे, दिल्ली आएंगे, जापान, जहाँ हिंदुस्तान का जश्न आएगा हम अपने खर्चे से आएंगे और जाएंगे। तो क्या है ये, अल्लाह क्या कर रहा है? खुदा का इतना करम है, इतना एहसान है। ये खालिद भाई हैं, ये मोहब्बत का झाड़ है। हाँ, आफ्ताब फिल्म के मालिक, आफ्ताब इनके बच्चे का नाम, मेरे बच्चे का भी नाम आफ्ताब। तालियां। तो एक तो ये प्यार हुआ, ये आफ्ताब के बाप हैं तो हम भी आफ्ताब के बाप हैं। हाँ, तालियां। अरे सही है ना? सुलगती रेत पर चलने की, सुलगती रेत पर चलने की हिम्मत क्यों नहीं करते? सुलगती रेत पर चलने की हिम्मत क्यों नहीं करते? देखिएगा मतलब अहले महफिल से खास तवज्जो। सुलगती रेत पर चलने की हिम्मत क्यों नहीं करते? सुलगती रेत पर चलने की हिम्मत क्यों नहीं करते? सुलगती रेत पर चलने की हिम्मत क्यों नहीं करते? सुलगती रेत पर चलने की हिम्मत क्यों नहीं करते? हाँ साहब जी, खुदा ने दिल, खुदा ने दिल, खुदा ने दिल दिया है तो, खुदा ने दिल दिया है तो मोहब्बत क्यों नहीं करते?
हजरत यहाँ पर इनाम लेके आए तो मुझे एक बात याद आई कि हमें मालूम है कि आप चश्मा क्यों लगाते हैं। हमें मालूम है, वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि दूर का ज्यादा नजदीक दिखे। हमें मालूम है कि आप चश्मा क्यों लगाते हैं। अरे किया है कोई काम ऐसा जो निगाहें चुराती है। तो हम पहले प्यार में नादान भी तो थे। हम पहले प्यार में नादान भी तो थे। ठोकर लगी तो क्या हुआ, अरमान भी तो थे। हम पहले प्यार में नादान भी तो थे। ठोकर लगी तो क्या हुआ, अरमान भी तो थे। ऐसा ही क्या कि जान ही ले ले वो संग दिल। माना खता हुई थी, परेशान भी तो थी। जो लगती रेत पर चलने की हिम्मत क्यों नहीं करते। खुदा ने दिल दिया है तो, खुदा ने दिल दिया है तो मोहब्बत क्यों नहीं खुदा